हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ के एपिसोड 19। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा संजय इस पर्पल बाल वाले लड़के को यहाँ से जाता देखकर तेजी से इसके सामने आ जाता है और कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें मुझे मारने का 3 मौका दे दिया है और तुम्हें सच में लगता है क्या तुम मुझे अपनी इन छोटी मोटी चालों से बेवकूफ़ बना सकते हो। फिर ये पर्पल बाल वाला लड़का घबराते हुए कहता है, मैं एक लेवल 3 का वॉरियर हूँ, इसलिए ये बेहतर होगा कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो अगर हम दोनों यहाँ पर लड़ाई करेंगे तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। फिर संजिंग कहता है, क्या सच में? फिर वो पर्पल बाल वाला लड़का कहता है, जादूगरों को जादू करने के लिए कम से कम 5 मिनट लगता है और मैं इतने ही समय के अंदर तुम्हें मारने के काबिल हूँ। और हमारा संजिंग ये बात सुनकर हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें यकीन है? और तेजी से इसके पीछे आकर कहता है, और तुम्हें किसने कहा कि मैं एक जादूगर हूँ? और हमारा संजिंग इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस पर्पल बाल वाले लड़के को अटैक लगने से पहले ये पर्पल बाल वाला लड़का अपने दोनों हाथों से संजिंग के अटैक को रोक लेता है, लेकिन इसे संजिंग का अटैक रोकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होता है। और हमारा संजिंग इसे अपने अटैक को रोकता देखकर अपनी अटैक की पावर को थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिस वजह से वो पर्पल बाल वाला लड़का और संजिंग के अटैक को रोक नहीं पाता है और दूर जाकर गिरता है। और फिर हमारा संजिंग उससे कहता है, चौथी बार और तुम मुझे अब भी मार नहीं सके, कितने बेकार हो तुम। और उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, क्या ये मिस्टर डी है जिसने तुम्हें भेजा है? फिर ये पर्पल बाल वाला लड़का कहता है, हाँ मुझे मिस्टर डी ने भेजा है और मास्टर सन प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं बस वो हूँ जो पैसे के लिए काम करता है। फिर संजिंग कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और मेरी बात को सुनो। यहाँ से वापस जाने के बाद मिस्टर डी से कहना कि मैंने उसे मिस्टर सू की वजह से 2 मौका दे दिया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो इसके लिए मेरा शुक्रगुजार होगा, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ दोबारा किया तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। फिर पर्पल बाल वाला लड़का कहता है, ठीक है मैं उन्हें ये बता दूंगा। पर्पल बाल वाला लड़का इतना कहते ही है कि तभी सुबेन यहाँ पर आती है और फर्श पर बने गड्ढे को देखकर कहती है, यहाँ क्या हुआ है? फिर संजिंग कहता है, मैंने अपने वादे के मुताबिक एक छोटा सा फाइट किया है उसके साथ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम हद से ज़्यादा आगे नहीं गए हैं। फिर सुबेन कहती है, क्या तुम्हारा फाइट पूरा हो गया है? लेकिन संजिंग के कुछ कहने से पहले ही वो पर्पल बाल वाला लड़का कहता है, मैं तुम लोगों को और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, और यहाँ से चला जाता है। और उस पर्पल बाल वाले लड़के के यहाँ से चले जाने के बाद सुबेन संजिंग से कहती है, वो लड़का थोड़ा अजीब है। फिर संजिंग कहता है, वो थोड़ा नहीं बल्कि वो वास्तव में ही अजीब है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें डी फैमिली के फैमिली हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर डी आराम से बैठकर चाय पी रहे होते हैं। लेकिन तभी एक नौकर मिस्टर डी के पास आता है और कहता है, चेयरमैन ली आपके लिए कॉल आया है। फिर मिस्टर डी इस फ़ोन कॉल को उठाते हैं और कहते हैं, हेलो, और हमें मोबाइल से उस पर्पल बाल वाले लड़के की आवाज़ आता है। वो कहता है, मिस्टर डी मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि ये बेहतर होगा कि आप संजिंग के साथ पंगा लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपके सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। और मिस्टर डी जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम हार गए? और तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे दिया है। फिर वो पर्पल बाल वाला लड़का कहता है, मैंने आपको चेतावनी दी है, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा को खुद को अंधा करना देते रहेंगे तो फिर तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी डी फैमिली नीचे जाएगी। और उसने मुझे तुम्हें ये कहने के लिए कहा है कि वो तुम्हें इस बार जाने दे रहा है, लेकिन दोबारा ऐसा किया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और मिस्टर डी जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के मारे अपने मोबाइल को ज़मीन पर फेंक देते और गाली देते हुए कहते हैं, क्या बकवास है, मैं इससे निपट नहीं सकता। और कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं कोई ज़रूर है जो उसे रोक सकता है। मिस्टर डी अपने मन में ये सब कह रहा होता ही है कि तभी अचानक से मिस्टर डी के पीछे कोई आ जाता है और कहता है, क्या तुम शक्तियाँ चाहते हो? और मिस्टर डी जैसे ही ये आवाज़ सुनते हैं तो वो तुरंत पीछे की तरफ मुड़ते हैं और घबराते हुए कहते हैं, तुम कौन हो? फिर वो शख्स कहता है, कोई जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जिनो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिनो अपने कुछ सर्वेंट्स पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या वे काम के दौरान सुस्त है या कुछ और, क्योंकि इतने खराब प्रदर्शन से मिस्टर सेन कैसे संतुष्ट होंगे? तुम सब बेकार कचड़े। और ऐसे ही इन लोगों पर चिल्ला रहा होता है। लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, जिस वजह से वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये कौन है? और फ़ोन को उठाकर गुस्से से कहता है, हेलो तुम कौन हो? फिर मोबाइल से आवाज़ आता है, ब्रदर जिन हो, ये मैं हूँ यांग जी। किसी ने मुझसे 1000 साल पुराना जिनशैंग बेचने में उनकी मदद करने के लिए कहा है।
इसलिए मैंने आपसे पूछने का विकल्प चुना कि क्या आपका इसे खरीदने में दिलचस्पी है या नहीं। दोस्तों, जिनसेंग एक जड़ी बूटी का नाम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जिनो जैसे ही ये बात सुनता है तो वो खुश होते हुए कहता है, सच में ये बहुत अच्छा है। तुम अभी कहाँ पर हो? मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। और अपने मन में कहता है, ये मास्टर सन को पसंद आएगा। फिर यांग जी एड्रेस बता देता है और हमें इधर यांग जी को दिखाया जाता है, जिसकी हालत बहुत बुरी रहती है क्योंकि उसके ऊपर वही कीड़ा बैठा रहता है। फिर यांग जी आगे कहता है, लेकिन बेचने वाला शख्स थोड़ा सा अजीब है क्योंकि वो खरीदने वाले से आमने सामने मिलना चाहता है। इसलिए क्या मैं तुम्हें सेंजिंग को लाने के लिए कह सकता हूँ? फिर जिनो कहता है, ज़रूर। वैसे भी मैं इसमें इतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए ये बेहतर होगा कि मिस्टर शन इसे खुद चेक करे। और इसके बाद यांग जी कॉल कट कर देता है और डरते हुए एक काले कपड़े शख्स के पास मोबाइल लेकर आता है और कहता है, क्या ये ठीक है? फिर ये काला कपड़ा वाला शख्स कहता है, हाँ ये बुरा नहीं है। और इसके बाद यांग जी इस काले कपड़े वाले शख्स का कपड़ा पकड़कर रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अगर आप मुझे जाने देते हैं तो मैं आपको अपनी पत्नी और उसकी सिस्टर आपको दे दूंगा। इसके बाद आप उनके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं और साथ ही आज से मैं जो भी पैसे कमाऊंगा वो सभी आपके होंगे। फिर ये काला कपड़ा वाला शख्स यांग जी की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, बेशरम कचड़े। और यांग जी पर अटैक कर जिया और उसकी बहन के सामने ही उसे मार देता है, जिस वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर ये काला कपड़ा वाला शख्स इन दोनों के पास आता है और कहता है, अगर तुम दोनों जीना चाहती हो तो मैंने जैसा कहा था वैसा ही करो, ठीक है? फिर जिया और उसकी बहन सर हिलाकर हाँ कहती है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट पर हमें सेंजिंग और जिनो को दिखाया जाता है, जो दोनों एक पुराने से घर में सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। और फिर हमारा सेंजिंग इस जगह को देखकर जिनो से कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही जगह है? फिर जिनो कहता है, हाँ मुझे यकीन है कि ये वही जगह है, लेकिन ये जगह इतना अजीब क्यों दिख रहा है? जिनो इतना कहते ही है कि तभी अचानक से एक बुड्ढा ताली बजाते हुए दो छोटी लड़की के साथ यहाँ पर आता है और कहता है, आपका स्वागत है। और जिनो जैसे ही इन लोगों को अचानक से आता देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कहता है, ये सब नाटक छोड़ो, बस वो जिनसेंग हमें सौंप दो। फिर ये बुड्ढा हंसते हुए कहता है, जिनसेंग बेस्ट है जब इसे ताज़ा बनाया जाए। और अपने पास में खड़ी दोनों लड़की को सेंजिंग पर अटैक करने के लिए भेजते हुए कहता है, ये लो जिनसेंग। और हमारा सेंजिंग जैसे ये देखता है तो वो गुस्से से कहता है, शिट, और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो दोनों छोटी लड़की सेंजिंग के पास आकर सेंजिंग का एक एक हाथ पकड़ लेती है और खुश हो रही होती है। लेकिन अगले ही पल इन लोगों की खुशियाँ गायब हो जाती है क्योंकि हमारा सेंजिंग इन दोनों को ऊपर उठाकर जोर से ज़मीन पर पटक देता है, जिस वजह से इन लोगों के मुंह से खून निकल रहा होता है और ये दोनों यहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। और हमारा सेंजिंग इन दोनों को हराने के बाद अपना हाथ झाड़ते हुए इस बुड्ढे से कहता है, खुसट बुड्ढे, क्या तुम्हारे पास कोई नई चाल है? फिर ये बुड्ढा कहता है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, और किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से काला और हरे रंग का धुआं पूरे रूम के अंदर फैल जाता है। और फिर ये बुड्ढा हंसते हुए कहता है, आज तुम्हारा मौत का दिन होगा क्योंकि अब तुम मुझे देख नहीं सकते। और जिन्हों पूरे रूम में धुआं फैलता देखकर सेंजिंग से कहता है, मिस्टर सन अब हम क्या करें? फिर सेंजिंग कहता है, शांत हो जाओ, और अपनी आंखें बंद करके कहता है, अगर तुम्हारे दिल में आंखें हैं तो यह जानना मुश्किल नहीं होगा कि दुश्मन कहाँ है। हमारे सेंजिंग के इतना कहने के साथ ही हमारा सेंजिंग उस बुड्ढे को इस धुएं के अंदर देख लेता है और तेजी से इसके पास आकर इसका कॉलर पकड़ लेता है। और ये बुड्ढा जैसे ही ये देखता है तो वो चौंकते हुए कहता है, कैसे? फिर हमारा सेंजिंग एक मुक्का बनाते हुए कहता है, इंसान के धैर्य की एक सीमा होती है, और क्या तुमने कभी दो चीज़ के अलावा कोई और चीज़ सुना है जो गलत हो सकता है? फिर ये बुड्ढा कहता है, क्या ये तीन नहीं है? फिर हमारा सेंजिंग कुछ तो कहता है लेकिन इस बुड्ढे को समझ में नहीं आता, इसलिए ये कहता है, क्या? फिर हमारा सेंजिंग इसे जोर से मुक्का मारते हुए कहता है, मैंने कहा तुम एक बेवकूफ़ हो, सुनाई दिया तुम्हें? और इस बुड्ढे को जैसे ही सेंजिंग का मुक्का लगता है तो ये बुड्ढा उड़कर दीवार से जाकर जोर से टकरा जाता है, जिस वजह से इसके मुंह से खून निकलने लगता है और ये शायद से यहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर सेंजिंग इस बुड्ढे से कहता है, बस इतना ही, मैंने सोचा कि तुम बहुत ताकतवर होगे। हमारा सेंजिंग इतना कहते ही है कि तभी हमारे सेंजिंग को किसी के ऊँ ऊँ करने की आवाज़ आता है, और हमारा सेंजिंग जैसे ही ये आवाज़ सुनता है तो वो कहता है, ये कैसी आवाज़ है और ये कहाँ से आ रहा है? फिर जिन्हों एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मास्टर सन, मुझे लगता है ये आवाज़ इस कमरे से आ रहा है। और दोस्तों, मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। चलिए अब बाद में मिलते हैं, बाय बाय।